हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी फाउंडेशन बैच की तीसरी क्लास में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 2 क्लास में क्या क्या पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए अपने दिमाग में। हमने पढ़ा था संविधान क्या है, फिर हमने पढ़ा था हमारे संविधान का कैसे विकास हुआ, है ना। हमने आपको बताया था कि हमारा संविधान यूएसए के संविधान से क्यों अलग है, क्योंकि यूएसए का संविधान एक अवतार लिया हुआ संविधान है ना। जैसे मान लो भगवान ने आशीर्वाद दिया और तुरंत एक 45 साल का कोई व्यक्ति अवतार ले लिया। आप देखो पुराने जो सीरियल आते थे, धार्मिक सीरियल, उसमें ऐसे ही दिखता था। लेकिन एक होता है जो छोटे से बच्चे से धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको क्या लेते हैं, जन्म लिया, फिर उसका विकास हुआ। तो हमारा भारतीय संविधान भी ऐसे ही है, बहुत छोटे से बच्चे के तौर पे आया, फिर धीरे धीरे अपनी विकसित अवस्था में पहुंचा। एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे आपको जो आज संसद दिखती है ना, या जो संसद हमारे संविधान ने 26 जनवरी 1950 को, हमारे संविधान में जो संसद है ना, हमारा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को आया, उसमें जो संसद है उसका रियल में जो जन्म हुआ था वो 1853 में हुआ था, और केवल 6 लोगों का था। बस 6 लोगों से बना एक संस्था थी। वही संस्था बाद में जाके संसद का स्वरूप ले लेती है। तो इस तरह भारतीय संविधान बहुत धीरे धीरे बना है, कई सारी घटनाओं का परिणाम है। उन्हीं हम घटनाओं को समझ रहे थे। तो हमने 3 घटनाएं पढ़ रखी थी। 1773 वाला पढ़ रखा था हमने, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। फिर हमने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ रखा था, और हमने 1833 का भी चार्टर एक्ट पढ़ रखा था। आज का जो नया टॉपिक है, फिर हम 3 नए कानून पढ़ेंगे, और फिर आपको हम ये भी बताते जाएंगे कि कैसे इन कानून का प्रभाव भारतीय संविधान में दिख रहा है। उन कानून का प्रभाव आज तक दिख रहा है। जो आप सिविल सर्विस की बात करते हो ना आज, वो सिविल सर्विस जो आज की डेट में आपको देख रहे हो, वो सिविल सर्विस की खोज 1833 में हुई थी। व्यवहारिक रूप से नहीं आ पाई थी, व्यवहारिक रूप से 1853 में आई, लेकिन उसका बीज यहां पर दिखता है। तो देखिए, हम लोग किसी भी टॉपिक को जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, ये पढ़ाई सिविल सर्विस की है और प्री और मेंस दोनों के लिए है, तो थोड़ी टाइम लगता है पढ़ने में। थोड़ी संयम के साथ पढ़ाई करिएगा, क्योंकि जब अच्छी चीज आपको लेनी है तो उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। देखिए, मैं आपको अपने पढ़ाई का तरीका बता दूं कि मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं, है ना, और उसकी मैं ये भी बता दूंगा क्यों ऐसे पढ़ाता हूं। जैसे मान लो एक माउंटेन द माझी मैन है, ठीक है, सॉरी, माझी द माउंटेन मैन एक मूवी है ना। मान लो ये मूवी सिलेबस है, ये मूवी क्या है, सिलेबस है। इसी मूवी से मान लो कोई एग्जाम आना है। अब 2 तरह के बच्चे होंगे, एक बच्चे मान लो इस तरह के, एक बच्चे इस तरह के। अब ये बच्चे क्या होंगे, ये बच्चे एक ऐसी किताब ले आएंगे जिसमें 1000 फैक्ट लिखे होंगे इस पूरी सिलेबस के बारे में। उसमें क्या लिखा होगा, किसका मेन किरदार कौन है, इसके पापा का क्या नाम है किरदार के, है ना, इसकी बीवी का क्या नाम है, मान लो जेड है, ठीक है, इसके कितने बच्चे हैं, इसने किस दिन पहाड़ खोदा, इसने कितना पहाड़ बनाया। पूरी घटनाएं 1000 पॉइंट में बुलेट पॉइंट की तरह लिखी होंगी, ठीक। तो कुछ बच्चे ये किताब ले आएंगे और ये सोचेंगे कि पहले हम इसको पढ़ लें, इसको पढ़ने के बाद हम प्रीलिम्स निकालेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में तो पॉइंट वाइज क्वेश्चन ही आते हैं। फिर ये सोचेंगे कि इसको पढ़ने के बाद हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा मेंस निकल जाए। तो ये केवल प्री की तैयारी करते रहते हैं। और दूसरे बच्चे क्या होते हैं कि वो क्या करेंगे, वो पहले इस मूवी को देखेंगे, और मूवी को देखने के बाद उनके दिमाग में क्या मूवी बन जाएगी। वो किताब नहीं पढ़ेंगे, वो पहले मूवी को देखेंगे, और मूवी को देखने के बाद उससे जरूरी पॉइंट निकाल लेंगे। और शायद तो कितने होंगे, 300 पॉइंट ही होंगे बस। और फिर ये क्या करेंगे, कहेंगे अब हमारी प्री की भी तैयारी हो गई और मेंस की भी तैयारी हो गई। कैसे, देखिए, प्रीलिम्स में तो केवल क्वेश्चन आते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव, तो आप इन पॉइंट से कोशिश कर सकते हो करने की। और जब मेंस होगा तो उसमें तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, जैसे मान लो इसी से क्वेश्चन आ गया कि माझी का चरित्र वर्णन करिए। तो आप मुझे बताओ, माझी के बारे में अगर लिखने को आ जाएगा तो आप इन 1000 पॉइंट से लिख पाओगे क्या। पहली बात तो ये 1000 पॉइंट आपको याद ही नहीं होंगे, है ना, और फिर आप लिख भी नहीं पाओगे। लेकिन इस वाले बच्चों को क्या है, पूरी कहानी याद है दिमाग में, तो ये उसकी कहानी बहुत अच्छे से लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है
है ना। और ये बच्चे क्या करेंगे, मेंस में नहीं लिख पाएंगे। तो इन बच्चों की क्या कमी है, पहले ये फैक्ट पढ़ते हैं, फिर ये मेंस की तैयारी करने का सोचते हैं। और ये बच्चे चूंकि इन्होंने मूवी देख ली है, तो मूवी देखने के बाद इन्हें सारे फैक्ट भी याद हो जाते हैं। आप एक मूवी देखते होगे तो उस मूवी के सारे किरदार याद हो जाते हैं। जैसे वर्तमान में कई वेब सीरीज बहुत अच्छे से चल रही है, जैसे आश्रम हो गया, है ना, एक मिर्जापुर 2 हो गया। तो देखिए लोगों को पूरे किरदार उसके रटे हुए हैं। 10 घंटे की पूरी मूवी का कहीं से कुछ पूछ लीजिए बता देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कहानी को समझा है, पढ़ा है, उसको रटा नहीं है ना। और अगर मान लो आप उससे पूछ ले कि भाई इस किरदार का क्या नाम है, ये किरदार कौन सा डायलॉग बोलता है, वो सब बता देंगे। तो अब प्रीलिम्स की भी उनकी अच्छी तैयारी एक प्रकार से, और मेंस की भी अच्छी तैयारी। तो हमको क्या करना है, हमको पहले किसी भी चीज की पूरी कहानी समझनी है, तब आप सिविल सर्विस में प्री व मेंस निकाल पाओगे। मेरी बात समझ में आई? सिविल सर्विस का एग्जाम एक अलग एग्जाम है, ये इसका लेवल है, ठीक है। ये विश्व के कुछ सबसे अच्छे एग्जामों में गिना जाता है। तो आप जब उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी का अपना तरीका भी बहुत स्मार्ट बनाना होगा। आपको पहले किसी चीज की कहानी पढ़नी होगी। इसीलिए मैं संविधान की कहानी बता रहा हूं। और जैसे ही आपको कहानी पढ़ लेंगे ना, तो संविधान में पूरी लक्ष्मीकांत आपको रट जाएगी। आप पहले सोचो कि पहले लक्ष्मीकांत रट लो, फिर उसके बाद मेंस के लिए पढ़ोगे, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। कभी ये 1000 पॉइंट नहीं याद होंगे आपको। लेकिन जब आप मेंस के लिए कहानी पढ़ लेते हो और उसके बाद ये पॉइंट भी याद हो जाएंगे, और शायद आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद से महसूस करने लगोगे। तो इसीलिए हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ना। तो हम लोग कैसे कहानी पे चर्चा कर रहे थे, तो चलिए कल की क्लास जो थी उसको एक बार हमने आपको समझाया, उसी कहानी के कुछ पार्ट को और समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में पिक्चर बन जाए। तो हमने जैसा क्या बताया था कि भारत देश था, है ना। भारत देश में मुख्यतः 3 जगह कौन काम कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भी कर रही थी, ठीक है, सैन्य मामले भी देख रही थी और राजनीतिक मामले भी देख रही थी। यही कहानी बताई थी हमने। मैं बार बार आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको जब तक आप अच्छे से एक बार नहीं समझ लोगे तब तक कभी याद नहीं रहेगा। तो 20 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, है ना। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक देश था यूके। यूके में क्या, सम्राट के अंतर्गत एक सरकार थी, है ना, ठीक। और साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी का मेन कार्यालय कहां था, यही था। मैंने आपको बताया था कि कैसे पहले ये गवर्नर अपने क्षेत्र में देखता था, ये गवर्नर अपने क्षेत्र में काम करता था, ये गवर्नर अपने क्षेत्र में, तीनों में कोई समन्वय नहीं था। फिर आपस में इनमें समन्वय कैसे किया गया, क्योंकि फिर इसको हेड बना दिया गया इन तीनों का, है ना। और इनके पावर इसको दे दिए गए और कहा गया कि अब यही सब नियंत्रण करेगा। और इसको कौन नियंत्रण करेगा, इसको नियंत्रण करेंगे, यहां पर एक बोर्ड था, कई लोगों का समूह, जिसको हम बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यही कंपनी के मालिक थे और यही कंपनी के लोग यहां आदेश देते थे और फिर ये इन लोगों को आदेश देता था। ऐसे देश में काम चल रहा था, है ना। मैंने बार बार गूगल से तुलना की थी कि जैसे गूगल का जो मेन कार्यालय है वो अमेरिका में है, और मान लो भारत में गूगल कंपनी अगर काम करेगी तो सारा कंट्रोल कौन करेगा, अमेरिका में बैठे गूगल की संस्था करेगी। और उस संस्था को कौन कंट्रोल करेगा, अमेरिका की सरकार, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी यहां पर बहुत फायदा कमा रही थी, उसके फायदे को सरकार के साथ शेयर करती थी। तो सरकार को लगता था ये हमेशा फायदे में बनी रहे, लेकिन इसने भ्रष्टाचार चालू कर दिया, इसके जो अधिकारी थे वो करप्ट हो गए, तो कंपनी को घाटा लगने लगा। फिर ये सरकार टेंशन में आ गई और इन्होंने उसमें नियंत्रण बनाना चालू कर दिया। ऐसा ही होता है, जब कोई लड़का बिगड़ता है तो घर वाले ज्यादा नियंत्रण बढ़ा देते हैं, कहां जाओगे कहां नहीं जाओगे हम बताएंगे। तो वैसे ही कुछ ऐसा हो रहा था। अब मैंने आपको 1833 तक सब कुछ लगभग बता रखा था, है ना। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे जो सम्राट थी, है ना, या जो सरकार थी वहां की, वो चाह रही थी कि इस कंपनी का नियंत्रण खत्म हो जाए, वो बल्कि पूरे सरकार का नियंत्रण हो जाए। जैसे मैंने कहा कि मान लो गूगल अगर भारत में काम कर रही है और बहुत लाभ कमा के दे रही है वहां की सरकार को, तो वहां की सरकार सोचेगी गूगल क्यों करे काम, हम ही पूरा कब्जा कर लेते हैं भारत में, है ना। हमें गूगल से जब भी थोड़ी बहुत मिलता है फिर तो पूरा हमारा ही हिस्सा होगा। तो वही सोच रही थी वहां की सरकार, इंग्लैंड की सरकार सोच रही थी कि हम पूरे भारत को कब्जे में ले लें,
हम केवल इसके आश्रय क्यों बैठे? तो इसीलिए वो इसको हटाना चाहती थी और धीरे धीरे लगातार इसको हटाने की कोशिश कर रही थी। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि कैसे पहले देखिए क्या हो रहा था। पहले ये संस्था पूरी सीओडी ये पूरे तीनों मामलों को नियंत्रित कर रही थी। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे, और सम्राट क्या करते थे, मैंने ये बताया था कि सम्राट हर 20 साल में लाइसेंस दे देते थे। हर 20 साल में इस कंपनी को लाइसेंस देते थे कि तुम यहां पर व्यापार कर सकते हो। फिर 20 साल बाद उसका रिन्यूअल करते थे। अरे हम लोगों को भी तो लाइसेंस ऐसे ही मिलता है, जैसे हम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो हमें उसको रिन्यूअल भी कराना पड़ता है एक समय के बाद, है ना। तो हर बार मिलता है, तो इनको 20 साल के लिए मिला करता था। हर 20 साल को जो सम्राट है वो लाइसेंस देता था, जिसको हम चार्टर बोलते थे, है ना, जिसको हम अधिकार पत्र भी बोल सकते हैं। अर्थात अधिकार ही तो दिए जा रहे हैं और उस अधिकारों का वर्णन रहता था कि ये कंपनी यहां पर क्या क्या कर सकती है। कुछ ऐसी थी कहानी, यही सब था। याद आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं, तो इस तरह सब चीजें चल रही थी। फिर मैंने बताया कैसे सम्राट ने कहा कि अब सैन्य मामलों पर और राजनीतिक मामलों पर इस संस्था का नियंत्रण नहीं रहेगा। अब किसका रहेगा? अब रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंतर्गत काम करेगी? सम्राट के अंतर्गत। इस तरह चीजें बदलने लगी और क्या हुआ? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन दोनों चीजों पे नियंत्रण रखने लगा। तो चीजें समझ में आ रही है आपको कि कैसे सरकार अब क्या किया? सरकार ने इस कंपनी को केवल व्यापारिक कंपनी बना दिया। अब इस कंपनी पर सैन्य संबंधित मामलों का कोई हस्तक्षेप नहीं। वो सम्राट के तहत कौन देख रहा है? बीओसी देख रहा है। फिर धीरे धीरे क्या किया? धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अभी तक आपको एकाधिकार मिला हुआ था, है ना, लेकिन फिर जब नया लाइसेंस दिया तो उसमें यह कह दिया कि अब आपका एकाधिकार नहीं होगा, है ना। और आपको मैंने बताया था कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी के सारे व्यापार संबंधित एकाधिकार खत्म कर दिए। अब वो कंपनी क्या रह गई? प्रशासन करने वाला एक तंत्र बन के रह गया बस। अर्थात अब इसका ना यहाँ वहां पर व्यापार से संबंधित एकाधिकार रहा, ना सैन्य संबंधित रहा। इस तरह यह कंपनी बिल्कुल अब कमजोर हो रही है और यही सरकार का उद्देश्य था। वहां की सरकार इसको धीरे धीरे खत्म करना चाह रही थी। अगर आपने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी तो अब आपको यह चित्र समझ में आने लगा होगा। कुछ ऐसा था। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चार्टर एक्ट 1853। आखिर चार्टर एक्ट 1853 क्या है? ठीक है, अब बैकग्राउंड तो हमने आपको बता ही दिया। इसका बैकग्राउंड क्या है? सरकार ये चाहती है कि इस कंपनी की ज्यादा से ज्यादा अधिकार छीन लिए जाएं। ठीक, तो इस तरह काम चल रहा था। तो फिर पढ़ेंगे क्या है वह, उसके प्रभाव पढ़ेंगे क्या में हम उसके सारे प्रावधानों की चर्चा करेंगे। पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सबसे बोरिंग चैप्टर होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर ना करूं, है ना, आपको मजा आने लगे। अगर आप लोगों ने इसको कभी पहले से पढ़ा होगा तो आप लोग हमेशा इसको बोर ही हुए होंगे पढ़ के। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो जब आ रहा है तो उसके क्या आधार थे। बैकग्राउंड तो आपको समझ आ गया। ब्रिटिश सरकार क्या चाह रही है? ब्रिटिश सरकार कंपनी की पावर कम करना चाह रही है। तो साथ में उस समय भारत में ब्रिटिश का विस्तार हो रहा था। जो ब्रिटिश भारत में थे उसका विस्तार भी हो रहा था। आप देखोगे हर जगह युद्ध जीतते जा रहे थे तो उनका शासन भी बढ़ रहा था। तो उस शासन को कैसे व्यवस्थित तरीके से करना है यह भी एक नई जिम्मेदारी बढ़ रही थी। तो जब 1853 का चार्टर एक्ट आया तो उस चार्टर एक्ट में इसी को प्रावधान करने थे। तो सरकार को क्या करना था उस चार्टर एक्ट में? सरकार को उस चार्टर एक्ट में कोशिश करनी थी कि जो भारत में ब्रिटिश का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, है ना। ऐसा ना हो कि कभी कमजोर हो जाए तो वहां से भगा दिया जाए। तो हमें बड़े व्यवस्थित तरीके से काम करना होगा। तो प्रशासन भी हमें क्या करना होगा? अच्छा करना होगा। तो ये एक उनकी टेंशन थी। दूसरी टेंशन थी कि कंपनी को कमजोर भी करना है। ऐसा था ना उनके। तो यही सब चीजें चल रही थी। तो चलिए जब आप प्रावधान देखोगे अब समझ जाओगे कि जो प्रावधान थे चार्टर एक्ट के वो इन्हीं दो समस्याओं को सॉल्व करना था उनका, है ना। ये समस्याओं को ही कम करने के लिए वो प्रावधान आए। तो चलिए जैसे सबसे पहला प्रावधान था, ठीक, सबसे पहला अगर कोई 1853 का जो चार्टर एक्ट था, है ना,
इसकी सबसे बड़ी मैं आपको खासियत बता दूं, इस चार्टर एक्ट की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें कोई अंतिम समय नहीं लिखा गया था। जैसे 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें यह लिखा गया था उस लाइसेंस में कि 20 साल तक आप रहोगे शक्ति में, ऐसा लिखा था। लेकिन इसमें 20 साल का समय नहीं दिया था, इसमें लिखा था जब तक संसद चाहे, जब तुम चाहो, जब तक संसद चाहे। मतलब समझ गए, इसमें वहां की सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि अब आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं देंगे कि आप 20 साल तक काम कर सकते हो, 40 साल तक। अब केवल यह कह दिया कि हम जब तक चाहेंगे तब तक, मतलब कल भी चाहो तो खत्म कर सकते हैं। मतलब जो 1853 का चार्टर एक्ट है, वो चार्टर एक्ट का प्रभाव कभी भी खत्म हो सकता है, अर्थात कभी भी कंपनी को खत्म किया जा सकता है या उसके प्रभाव को पूर्णतः खत्म किया जा सकता है, कुछ ऐसा था। तो इसका पहला प्रावधान यही था कि इसमें कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई थी, अर्थात अब कंपनी वालों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ये समझ में आ गया होगा कि हमारे बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब यहाँ पर सम्राट का शासन होगा, हमें अब जाना पड़ेगा। वही कहानी है कि जैसे मान लो भारत में गूगल काम कर रही हो और गूगल को लाइसेंस हर 20 साल के लिए मिलता रहा हो, लेकिन जो अब नया लाइसेंस मिला हो गूगल को, तो ट्रंप साहब ने उसमें कोई समय नहीं कहा लिखा, उसने ये लिखा है कि जब तक ट्रंप चाहें, है ना, अर्थात जो लाइसेंस दे रहे हैं ना ट्रंप, वो कभी भी खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ माहौल बन रहा होगा। ठीक, तो इसका पहला प्रावधान हो गया। दूसरा इसमें जो प्रावधान था वो यह प्रावधान था कि जो गवर्नर जनरल थे, मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने बताया था जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, जिसको भारत का गवर्नर जनरल बोलने लगे थे हम, है ना, इसके लिए कितने लोग बनाए गए थे? इसकी मदद करने के लिए एक कार्यकारी परिषद थी, है ना, एक कार्यकारी परिषद थी जिसमें 3+1 होते थे, है ना, अर्थात 3 जो होते थे वो पूर्ण मेंबर होते थे और एक उसमें विधि सदस्य होता था। ये विधि सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं था। क्यों? ये पूर्ण सदस्य नहीं था, पूर्ण सदस्य नहीं था, यही था ना, पूर्ण सदस्य नहीं। और ये 3 लोग मत दे सकते थे, ऐसे थे। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग गवर्नर जनरल की मदद करते थे, क्योंकि ये एक आदमी है भाई, पूरा शासन थोड़ी देख लेगा। ये वैसे ही घटना है जैसे मान लो मोदी जी, और मोदी जी की मदद करने के लिए कई सारे मंत्री, है ना, तो वैसे ही थे। क्लियर? अब एक नया प्रावधान किया इसमें नया प्रावधान क्या किया कि चूंकि इन लोगों का काम क्या था? इन लोगों का काम था कार्य करना, पर नियम बनाना नहीं था। नियम ये नहीं बना सकते थे, तो नियम बनाने के लिए एक अलग से इसमें कुछ लोगों को जोड़ा गया। अर्थात अब गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है, अब गवर्नर जनरल के साथ कौन कौन हो गए? अब गवर्नर जनरल जी के साथ 2 तरह के लोग हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 3+1 लोग हैं। साथ में इसमें 6 लोगों को और जोड़ दिया गया, है ना। इनका काम क्या था? इनका काम था विधायी कार्य, है ना, अर्थात लेजिस्लेटिव कार्य। ये विधान बनाने के संबंध में इनको एडवाइस दे सकते थे, बस इतना समझिए। ये अभी 6 लोग थे और ये 6 लोग क्या कर सकते थे? कानून बनाने के संबंध में इसको सलाह दे सकते थे। जैसे ये लोग कार्य करने के मामले में सलाह देते थे, तो ये लोग नियम बनाने के संबंध में सलाह दे सकते थे। अर्थात अब क्या हुआ? अब प्रशासनिक कामों को और विधायी कामों को अलग अलग किया गया। अर्थात अब विधायी कार्य अलग होंगे और प्रशासनिक काम अलग होंगे। अभी देखिए इन्हें कोई ज्यादा पावर नहीं, पावर तो बिल्कुल ही नहीं है इन्हें, है ना, बस इनको नाम मात्र के तौर पे बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि भाई अब एक आदमी काम भी करे, एक आदमी कानून भी बनाए, ऐसा नहीं अच्छा ना। जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूं, सॉरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के संबंध में मेरी एक टीम होगी जो क्या करेगी? जो कंटेंट तैयार करेगी। दूसरी टीम होगी जो कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है उस पर बात करे, है ना। तो इससे क्या होगा? मैं आपको एक अच्छा लेक्चर दे पाऊंगा,
लेकिन अगर मान लो मुझे को कंटेंट तैयार करना है और मुझे को लेक्चर तैयार करना, मुझे को प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं मेरी क्षमता कम होगी, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं अच्छे से कर सकता। तो इसीलिए भारत में प्रशासन को अच्छा करने के लिए गवर्नर जनरल के दो अलग अलग सहायक दल बना दिए गए। एक सहायक के तौर पे क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरे सहायक दल के तौर पर था लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये 6 लोग थे, इनको कहा गया विधायी पार्षद, ये 6 लोग थे। तो इस तरह इन 6 लोगों को वायसराय, ठीक है, मैं सॉरी गवर्नर जनरल ही इनको नियुक्त करते थे, सॉरी अभी नहीं, है ना, तो गवर्नर जनरल ही इनको नियुक्त करते थे। तो इस तरह से इसका दूसरा प्रावधान क्या हुआ कि पहली बार भारत में विधायी कार्यों को और एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग अलग किया गया। यह इसका एक प्रमुख प्रावधान है। और यही बाद में 6 लोग धीरे धीरे बड़े होते गए और इन्होंने एक संसद का रूप ले लिया। ये उस समय छोटी संसद कहा सकते हो आप इनको, एक छोटी सी संसद ही थी, क्योंकि संसद का ही काम तो होता है ना विधान बनाना। तो एक बार से आप कहिए कि संसद की शुरुआत हो चुकी थी। अब आपको यहां से समझ में आने लगा होगा कि भारतीय संविधान कोई एक घटना का परिणाम नहीं है। इस घटना का भी देखिए उसमें महत्व दिखा, है ना। फिर ये हो गया। अब जो मैंने आपको बताया था कि 3+1, ये 3 क्या थे, पहले से सदस्य थे। और 1833 के चार्टर एक्ट में, है ना, एक क्या था, एक विधि सदस्य को जोड़ा गया था। और इस सदस्य को क्या था, मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में, 1853 के चार्टर एक्ट में इसको भी अब मत देने का अधिकार हो गया, अर्थात अब ये भी पूर्ण सदस्य बन गया। बात समझ में आई। इस तरह हमने उसके 3 प्रावधान पढ़ लिए। हम 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ रहे हैं ना। फिर आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि जो सिविल सेवक हैं उनकी भर्ती कैसे होगी, एग्जाम के थ्रू होगी। इसकी मैंने आपको स्टोरी भी बता दी थी, ऐसा क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि सरकार चाहती थी कि उसकी पसंद के लोग अब आए, है ना, या ये कहिए सरकार ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहती थी जो कंपनी के चमचे ना हो, क्योंकि वो कंपनी के लिए लॉयल होते थे। ठीक, तो इसलिए सरकार ने कहा कि अब एग्जाम के थ्रू आएंगे, क्योंकि पहले तो कंपनी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेती थी, जिसका पसंद आया, जो आया उसको उठा लिया, कोई परीक्षा नहीं, जो कंपनी को अच्छा लग रहा था उसी को बुला लेते थे, है ना। तो फिर जिसको भाई कंपनी मनोनीत करेगी वो क्या रहेगा, वो चाटुकार ही तो रहेगा, चाटुकार कहिए या लॉयल कहिए, वो कंपनी के प्रति रहेगा, क्योंकि कंपनी उसको कभी भी हटा भी सकती है। लेकिन अगर एग्जाम के थ्रू आएगा तो वो फिर कंपनी के प्रति नहीं रहेगा, वो सरकार के प्रति रहेगा। तो सरकार चाहती थी कि जो सिविल सेवक हैं वो किसके थ्रू आए, वो एग्जाम के थ्रू आए। और ऐसा 1833 के चार्टर एक्ट में कोशिश भी की गई थी, पर कंपनी ने इतना विरोध किया था कि यह सफल नहीं हुआ था। पर 1853 के चार्टर एक्ट में 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, पहली बार जो सिविल सेवक की थी वो खुली परीक्षा होने लगी, अर्थात अब सिविल सेवक परीक्षाओं के द्वारा ही चयनित होंगे। यह 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान था और इसको मानना पड़ा। और इसी के संबंध में कि कैसे परीक्षा होंगी, क्या सिलेबस होगा, क्या एज होनी चाहिए, उसके लिए लॉर्ड मैकाले की एक समिति बनाई गई, है ना, मैकाले की समिति बनाई गई। और इस समिति ने ही चीजें डिसाइड की। और याद रखिए उस समय जो मिनिमम एज थी ना 18 थी और मैक्सिमम एज 23 साल थी। अब आप सोचिए 18 साल में आपको बनना है अधिकारी और 23 साल मैक्सिमम एज। आज कई लड़के तो 23 साल में शुरू करते हैं, ठीक है। और इस तरह सिविल सर्विस की शुरुआत होती है। और ये परीक्षा जो होती थी ना वो इंग्लैंड में ही होती थी, अर्थात जिसको एग्जाम देना है वो इंग्लैंड जाए। आज आप जो सिविल सर्विस दे रहे हो आप अपने आसपास के जिले में दे देते हो, लेकिन एक समय क्या होता था कि आपको इंग्लैंड देने जाना पड़ता। ये थी सिविल सर्विस की शुरुआत, है ना। समझ में आ रहा है ना अब आपको कैसे वो शुरुआत आज का स्वरूप लेगी, फिर ये चीज आपको समझनी है ना। तो सिविल सर्विस की शुरुआत हो चुकी इसी कानून से, है
है ना। और क्या क्या, मैकाले समिति, ये सब चीजें याद करते जाइएगा, या आप कोई भी किताब लेंगे तो आपको उसमें सब मिल जाएगा, बस आप एक कहानी समझिएगा। अब चूंकि ये परीक्षा खुली होती थी, अर्थात इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता था और ले सकता था, तो अब भारतीयों की भी इसमें एंट्री हो गई, है ना। अर्थात अब भारतीय लोग भी सिलेक्ट हो सकते थे। तो आप ये भी कह सकते हो कि पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा में आने का मौका मिला, अर्थात ब्रिटिश के अंतर्गत बड़े पदों में काम करने का मौका मिला पहली बार। इसमें और भी कहा गया, इसमें यह भी कहा गया कि जो 24 सदस्य होते थे, है ना, मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, उसमें 24 लोग होते थे, जिसे मैं बार बार कंपनी का मालिक बोल रहा हूं, है ना। ये 24 लोगों को कहा गया कि भाई अब तुम 18 लोग होगे बस, और 18 में भी 6 लोगों को सम्राट नियुक्त करेंगे। फिर आप समझ जाओ, अब सम्राट जब 6 लोगों को नियुक्त करेंगे तो ये 6 लोग किसके प्रति लॉयल होंगे? सम्राट के प्रति होंगे ना। तो किस तरह कंपनी का जो मालिकाना स्वरूप था, अर्थात कंपनी के जो मालिक थे, उनको भी क्या किया, पहले तो 24 से 18 कर दिया, और 18 में भी क्या कहा कि बस 12 लोग तो अपने हिसाब से रख लो, 6 लोगों को हमारे सम्राट नियुक्त करेंगे। सम्राट का मतलब सरकार, बार बार समझिएगा। इस तरह आप देखिए कि इस चार्टर एक्ट से अब कंपनी के मालिकाना हक को भी कम किया जा रहा है। पहले मालिकाना हक में नहीं, पहले कंपनी के काम छीने गए, अब जो काम थे तो उसके तो ठीक, अब मालिक भी छीन लिए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो इस तरह चीजें हुई। ना समझ में आए तो गूगल वाला एग्जांपल सोच लिया करो कि मान लो गूगल के 24 मालिक थे, तो ट्रंप ने कहा कि अब 24 नहीं केवल 18 लोग इसके मालिक होंगे, और 18 में भी 6 हम बताएंगे कौन मालिक होंगे। कुछ ऐसी स्थिति थी। तो इस तरह इस चार्टर एक्ट ने क्या किया, कंपनी को कमजोर किया। इस चार्टर एक्ट की एक खासियत और थी, इस चार्टर एक्ट ने कहा कि अब बंगाल के अलग से गवर्नर होंगे, है ना। आप कहोगे ये क्या बात हुई? तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ये समझाया था ना कि 3 जगह गवर्नर होते थे, इस गवर्नर को ज्यादा पावर दे दी थी, ये इनको भी देखता था और अपने बंगाल को भी देखता था। फिर इसी गवर्नर को भारत का गवर्नर कह दिया। तो जब इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो चूंकि इसको बंगाल का काम भी देखना होता था और पूरे भारत का काम भी देखना होता था, तो इसके पास बहुत ज्यादा बोझ हो गया था। चूंकि बंगाल उस समय इतना छोटा नहीं था जितना आज है। बंगाल में उस समय बिहार, उड़ीसा बहुत बड़ा एरिया था, सबसे बड़ा एरिया था। तो फिर बंगाल को प्रशासन भी तो अच्छा देना है। प्रशासन क्यों? क्योंकि भाई जब प्रशासन नहीं रहेगा अच्छा, तो कैसे आप वहां पर अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखोगे ना। तो ये चाहते थे कि कहीं से हमारा पक्ष कमजोर ना हो, तो कहा कि अब बंगाल के लिए अलग से एक गवर्नर बनेगा। तो उसके समय गवर्नर ना बना के उन्होंने वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया था। अर्थात क्या हुआ, अब जो भारत का गवर्नर जनरल था वो फ्री हो गया। अब वो पूरे भारत का काम देखेगा। अब उसके पास बंगाल का एक अलग से काम नहीं रह गया। मेरी बात समझ में आई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के ये काम थे। अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि 1853 के चार्टर एक्ट का क्या प्रभाव रहा होगा। तो इसका पहला प्रभाव क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके मालिकाना हक कम हो गया। अब सम्राट का उसमें नियंत्रण बढ़ गया। साथ ही वहां की सरकार ने यह अपने स्वरूप को स्पष्ट कर दिया कि हम इस कंपनी को कभी भी खत्म कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा 1853 का चार्टर एक्ट था ना, वो एक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पे आया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट ने इसको बनाया था। मान लो कभी पूछ ले, जैसे मैंने आपको बताया था ये 1773 का चार्टर एक्ट था, वो किस समिति की रिपोर्ट पे आया था, है ना? वो आया था गुप्त समिति की रिपोर्ट पे। जैसे आपसे पूछा जाता है एक सवाल बहुत कि जो अवध का अधिग्रहण किया था वो किस रिपोर्ट के आधार पर किया था, तो एक आउटरम महोदय थे, उनकी रिपोर्ट पे किया था। ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोगों ने 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ लिया। अब चलते हैं 1858। और याद रखिएगा ये चार्टर एक्ट नहीं था, क्योंकि 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था, अर्थात अंतिम बार लाइसेंस दिया था। चूंकि 1858 में जो एक कानून बना
अभी इसका मैं नाम नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूं कि ये चार्टर एक्ट नहीं है, अर्थात अब लाइसेंस वाला खेल खत्म। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होगा 1857 में होती है क्रांति, और क्रांति से वहां के सम्राट या वहां की सरकार को लगा कि इन्होंने वहां पर पक्का कुछ गलत किया है, तभी वहां के लोग नाराज हैं। अर्थात भारत में जो क्रांति हुई, तो क्रांति क्यों हुई? क्योंकि भारत के साथ इस कंपनी वालों ने गलत किया होगा, और वहां की सरकार नहीं चाहती थी कि हम लोगों का प्रभाव कम हो। अर्थात जो इंग्लैंड में सरकार थी, वो सरकार ये चाहती थी कैसे भी हम भारत में कब्जा किए रहें। तो वहां की सरकार को लगने लगा, या वहां के ब्रिटिश की सरकार को लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब वहां पर काम नहीं संभाल पाएगी, तभी तो क्रांति हुई। इसलिए अब हमें पूरा स्वरूप बदलना होगा। तो सबसे पहला इस, ठीक है, तो अब इसका नाम है, ठीक है, जो 1858 का आया ना एक्ट, उसका नाम था भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम। इसको यह भी बोला जाता है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, ठीक, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, ये उसका नाम था कानून का, जिसको हम भारतीय शासन अधिनियम 1958 बोलते हैं, है ना। उसको एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि अब चीजें समझिएगा, भारत में क्या है, क्रांति हुई, भारत के लोग नाराज हैं, वहां की सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब नरक कर दिया, है ना, ये संभाल नहीं पाई, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें वहां से हाथ धोना पड़े, तो इस कंपनी को पहले हटाओ, कुछ ऐसा दिमाग में चला होगा। और साथ में हम क्या कहेंगे भारतीय लोगों से, हम भारतीय लोगों से कुछ अच्छा बोलेंगे तभी तो हमें वहां रहने देंगे। जैसे आपसे कोई जब नाराज हो जाता है तो आप उसको बड़ा प्यार से संभालते हो, कुछ मीठी मीठी बातें करते हो, है ना, कुछ गिफ्ट देते हो, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही ब्रिटिश की सरकार भारत से कुछ मीठी मीठी बातें करती है, जैसे कहती है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, अर्थात हम भारत के अच्छे के लिए कानून बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश लोग क्या कहा करते थे, ब्रिटिश लोग कहते थे कि हमको भगवान ने या हमको हमारे धर्म ने सभ्य बनाया है, वी द व्हाइट पीपल, हम लोग बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, और ये ब्लैक लोग बड़े असभ्य लोग हैं, तो हमको इनको भी सभ्य बनाना है। और इसको क्या कहा करते थे, इसको कहा करते थे ये एक क्या है, बोझ है ना। तो इसी को कहते थे कि हमारे ऊपर ये बोझ है कि हमें सभ्य करना है, और इसी के आधार पे वो भारत में शासन कर रहे थे। आप मुझे एक बात ये बताओ कि भारत में करोड़ों लोग थे, है ना, 20 से 25 या 30 करोड़ उस समय लगभग जनसंख्या थी, और उतने करोड़ों लोगों में कुछ मात्र लोग कैसे शासन कर सकते हैं? आप मुझे बताओ, कैसे? इतनी बड़ी भीड़ अगर है तो उसमें एक दो व्यक्ति कैसे शासन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ताकत तो इतने लोगों की ज्यादा है। तो फिर ये कैसे एक दो लोग पूरी भीड़ को कंट्रोल करते थे? ये होती है साइकोलॉजी। ये दो लोग जब आए होंगे तो ये कहा होगा कि जो भीड़ है ना उसको कुछ नहीं आता, सब कुछ हम दोनों को आता है, और हम दोनों इस पूरी भीड़ को बेहतर बनाएंगे। जैसे मान लो मैं एक आदिवासी समुदाय में चला जाऊं और उनका शोषण करने लगूं, तो वो मुझे 2 मिनट में मार के फेंक देंगे या कुछ अच्छा बना के खा लेंगे, है ना। अगर समझदार होंगे तो बर्बाद नहीं करेंगे मांस, लेकिन नहीं तो फेंक देंगे ऐसे ही। लेकिन अगर मैं वहां जाऊं और उनको बड़े प्यार से समझाऊं कि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छा बना दूंगा, तुम लोगों को भी कुछ नहीं आता, मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, तो क्या करेंगे वो? मुझे बैठेंगे, खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, मेरी बहुत इज्जत भी करेंगे, और धीरे धीरे मैं फिर उनको कंट्रोल करने लगूंगा। तो ऐसे ही ब्रिटिश लोग भारत में आए थे, उन्होंने यही कहा था कि हम आपके भले के लिए आए हैं, ना, हमें बहुत सी चीजें नहीं पता, हम आपको सब बताएंगे। ऐसे ही राजाओं को बेवकूफ बनाया था, ठीक। तो इस तरह आए थे। अब यही उनकी साइकोलॉजी थी,
अब यही साइकोलॉजी उन्होंने क्या कहा, फिर यूज किया कि हम आपको अच्छा शासन देंगे। आप कैसे राजतंत्र में रह रहे हो, एक राजा कर रहा काम, ऐसे नहीं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, हम सिखाएंगे आपको डेमोक्रेसी। अब आपको हम एक नए तरीके का शासन मॉडल देंगे। और ये सब बातें इसी 1858 की चार्टर एक्ट के तहत कही गई, इसीलिए नाम भी रखा गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। अभी तक की जो गवर्नमेंट थी, जो एक राजा के अंतर्गत होती थी, वो बेकार है। कहा हम आपको नए तरीके का चीज देंगे अब, है ना। तो हम लोगों को किसी तरह से सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक। तो इस तरह चीजें हुई। अब देखिए इसके प्रावधान देखते हैं हम। जो 1858 का चार्टर एक्ट है, उसकी मैंने आपको क्या बता दी, पृष्ठभूमि बता दी, बैकग्राउंड बता दिया। उसका मेन बैकग्राउंड क्या था, उसका मेन बैकग्राउंड था 1857 की क्रांति और वहां का डर। तो अब सोचा कि क्या किया जाए, तो इस प्रावधान के तहत सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया। अब कहा ये दो संस्थाएं नहीं रहेंगी। फिर आपके मन में सवाल होगा, अगर ये दो संस्थाएं नहीं होंगी तो भारत में शासन का नियंत्रण कौन करेगा, क्योंकि यूके में यही दो संस्थाएं तो कंट्रोल कर रही थी सब कुछ, बीओसी और सीओडी, यही सब तो भारत में चीजें बता रही थी। अगर ये दोनों संस्थाएं नहीं रहेंगी तो फिर भारत में कौन बताएगा, अर्थात जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको कौन सब कुछ गाइड करेगा। तो कहा उसके लिए एक सचिव होंगे, जिसको कहा जाएगा भारत राज्य सचिव, है ना। बात समझ में आई। कहा कि अब ये व्यक्ति होगा, अर्थात इन दोनों संस्थाओं की जगह एक व्यक्ति को बनाया गया हेड, और कहा यह व्यक्ति भारत के संबंध में सर्वे सर्वा होगा, अर्थात यही सब कुछ अब भारत के लिए निर्णय देगा, अर्थात ये ब्रिटेन में बैठा होगा, ठीक। अब समझिएगा कि फिर यहां से एक, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन में सरकार है। तो पहले की बात क्या थी, पहले दो लोग होते थे, बीओडी, है ना, और सीओडी, सॉरी, ठीक है, बीओसी, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दो लोग होते थे। और यही दो लोग, यहां कौन था मेन, यहां पर मेन था जो भारत में क्या था, गवर्नर जनरल, है ना, यही यहां पर आदेश देते थे। ये पहले की स्थिति है। लेकिन क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तो समझ में आ गया कि ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, ये लोग इसको अच्छे से नियंत्रित नहीं कर पा रहे, और तभी ये अच्छे से नियंत्रित नहीं हो रहा तो ये इनको नहीं नियंत्रित कर पा रहा। तो सबसे पहले क्या किया गया, इनको खत्म किया गया और कहा गया अब जो होगा वो नया प्रावधान होगा कि एक सचिव होगा, और ये सचिव इनको आदेश देगा। और ये सचिव कौन होगा, ये सचिव सरकार का ही एक आदमी होगा, अर्थात सरकार मतलब जो मंत्री होंगे ब्रिटेन के, उन्हीं ब्रिटेन के कोई एक मंत्री को भारतीय राज्य सचिव कहा जाएगा। अब मेरी बात आप समझिएगा, इंग्लैंड में उस समय क्या था, इंग्लैंड में जैसे आज भारत का जो संसदीय व्यवस्था है वैसी ही थी, अर्थात कैसे, संसद होती थी एक, ठीक है, संसद से कुछ लोग बनते थे, सरकार बनाते थे, है ना, और सरकार में कौन होते थे, कई सारे मंत्री होते थे। वर्तमान में ऐसे ही तो है, भारतीय संसद देख लो, अब भारतीय संसद में क्या, एक सरकार है, उसी में मोदी जी, है ना, अमित शाह, ये सब लोग हैं। अब मान लो कि इसी मंत्री में से एक को कहा गया कि आप भारत के राज्य सचिव हो गए। अब ब्रिटेन समझ लेना, अब ब्रिटेन के एक मंत्री को कहा कि अब आप भारत के संबंध में निर्णय लोगे, है ना, और याद रखिएगा जो भी तुम कहोगे वो वायसराय को मान, हाँ सॉरी, अब इसका नाम भी बदल दिया, है ना। अब देखिए, अब इसका नाम भी बदल दिया, ठीक है, पहले इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब इसको वायसराय कहा जाएगा, वायसराय। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि अब ये पूरी व्यवस्था क्या हुई, खत्म हो गई, है ना, जो गवर्नर जनरल की थी वो भी खत्म हो गई अब, है ना, ये सब बंद हो गया। अब पूरी एक नई व्यवस्था बनी, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहने लगे, क्योंकि वायसराय का मतलब होता है सम्राट का प्रतिनिधि,
अर्थात जो मैं कहा करता था ना सम्राट, है ना, जिसके अंदर पे काम होता था। देखिए जैसे भारत में हर काम राष्ट्रपति के नाम पे होता है, वैसे ही ब्रिटेन में सारा काम सम्राट के नाम पे होता है, वो वहां का राज प्रमुख होता है। तो वैसे ही कहा गया कि अब सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय होगा। अरे यार, है ना, ठीक। अब सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय होगा, ऐसा कहा गया, इसीलिए इसको वायसराय शब्द बोला जाता है। वायसराय का मतलब होता है वहां के सम्राट का प्रतिनिधि। ठीक, क्लियर हो रही है यहां से बात आपको, है ना। लेकिन इसको आदेश कौन देगा? इसको आदेश सम्राट नहीं देगा, इसको आदेश सचिव देगा। वैसे ही बात है, जैसे भारत में राष्ट्रपति के नाम पे तो सब कुछ होता है, पर करते कौन है सब काम? मंत्री करते हैं। ठीक, अब देखिए, और ये सचिव किसके प्रति अकाउंटेबल होगा? ये सचिव संसद के प्रति अकाउंटेबल होगा, क्योंकि मंत्री है ना। जैसे भारत में भी मंत्रियों को संसद में जवाब देना पड़ता है ना, तो वैसे ही ये किसके प्रति अकाउंटेबल होगा? संसद के प्रति। तो आप देखिए, अब भारत में जो वायसराय का शासन है वो मेनली क्या है? वहां की संसद का शासन, है ना, या कह सकते हो आप वहां के सम्राट का शासन, है ना। इसको किसी भी शब्द से आप समझ सकते हो। अब आप देखिए, बात समझिएगा मेरी, भारत में कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो कौन ले रहा है? वायसराय ले रहा है। लेकिन वायसराय किसके प्रति अकाउंटेबल है? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र मतलब वहां की जनता अपना मालिक चुनती है, मालिक नहीं सॉरी, अपना सेवक चुनती है। जैसे भारत की जनता भारत की सरकार चुनती है, और उस सरकार को भारत की जनता के प्रति क्या है? जवाबदेह भी होना है, अर्थात उसे भारत को जवाब भी देना होता है, भारत की जनता को। मेरी बात समझिएगा, जो हमारी संसद होती है ना, उस संसद में सरकार होती है और भी कई सारे सांसद होते हैं। ये सांसद क्या है? ये सांसद भारत की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पूरी भारत की जनता तो नहीं सवाल पूछ सकती, तो उन लोगों ने क्या किया है? अपने कुछ लोगों को भेज दिया है, और यही लोग अर्थात यही भारत की जनता इस सरकार से क्या करती है? सवाल करती है, इस सरकार पे आलोचना करती है। यही होता है ना, लोकतंत्र की खासियत यही है ना। तो ये मुझे बताओ कि जो वायसराय भारत में काम कर रहा है उसको किसके प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए? उसे भारत की जनता के प्रति होना चाहिए, लेकिन है किसके प्रति? अब समझिएगा क्या बन रहा है। ये वायसराय सचिव के प्रति अकाउंटेबल है, और ये सचिव किसके प्रति अकाउंटेबल है? संसद के प्रति, है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो भारत में शासन था वो ब्रिटिश संसद के प्रति अकाउंटेबल था। मेरी बात समझ में आई? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको इस चीज को समझना होगा। तो इस तरह से क्या हुआ? अब भारत की जनता गुलाम बन के रह गई, क्योंकि उसके पास अब कोई शासन का पावर नहीं है, उसके ऊपर एक दूसरे देश की संसद शासन कर रही है अपने सबऑर्डिनेट के द्वारा। ठीक, तो मैंने आपको किस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे? हम लोग चर्चा कर रहे थे 1858 का जो एक्ट था। तो हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया? वायसराय बना दिया, है ना। फिर हमने आपको बताया कि जो COD था वह जो BOD था उसको खत्म करके राज्य सचिव बना दिया, एक पद, और ये संसद के प्रति अकाउंटेबल होता था। साथ में इसकी मदद करने के लिए 15 लोगों की एक परिषद बनाई गई, काउंसिल, है ना। अब देखिए, एक आदमी काम थोड़ी सब करेगा, उसके लिए भी तो मददगार होने चाहिए। तो ये 15 लोगों की एक परिषद बनाई गई कि तुम जो राज्य सचिव है उसको सलाह दोगे, केवल याद रखिएगा, केवल सलाह देना था, है ना। अर्थात परिषद कुछ बात बोलेगी तो उस बात को मानना या ना मानना उस राज्य सचिव के हाथ में था, पर राज्य सचिव जो भी वायसराय को बोलेगा उस बात को वायसराय को मानना होगा। ये बातें नोट कर लीजिएगा, बहुत कम जगह लिखी हुई है। तो इस तरह 1858 को आप समझ सकते हो, अर्थात इसने कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब किसका शासन है? अब सीधे वहां की संसद का शासन है ना। क्यों? क्योंकि वहां की संसद के प्रति सचिव साहब जिम्मेदार हैं, और सचिव साहब के प्रति कौन है? वायसराय।
अर्थात क्या हुआ, एक प्रकार से वहां की संसद का अधिकार हो गया, और जिसको प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं हम सम्राट का। बात समझ में आ रही? देखिए, मेरी उम्मीद कोशिश रहती है कि मैं आपको हर चीज बता दूं। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपकी आंखों को देख के समझ लेता कि आपको हर बात समझ में आ रही है, पर ऑनलाइन पढ़ाई की यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप सेटिस्फाई होते हो। मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि कमेंट जरूर कर दिया करो, पर आप लोग अड़ियल होते हैं, आप लोग, है ना, आप लोग नहीं करते, आलस में नहीं करते। चलो वो भी ठीक है, मैं छोटा मान के आप लोगों को छोड़ देता हूं कि ठीक है भाई, अब हो तो छोटे भाई बहन, जैसा करोगे सहा जाएगा। वरना अगर कमेंट करोगे तो उससे मुझे बहुत मोटिवेट होता हूं मैं, और मुझे समझ में आता रहता है कि आपको मेरी चीजें समझ में आ रही हैं। कभी कभार आप लोगों की यही बात समझ में नहीं आती कि आप चाहते हो तो सब कुछ हो, सर नोट्स भी दे दो, सर अच्छे से लिख दो, सर धीरे पढ़ाओ, सर तेज पढ़ाओ, है ना, लेकिन जब आपकी बारी आती है कि एक कमेंट कर दो, तब आपके हाथ तक नहीं चलते। तो ये कहां का न्याय है भाई? ऐसे कैसे चलेगा? ठीक नहीं चलेगा ना। तो इस तरह हमने 1858 का भी चार्टर एक्ट को समझने की कोशिश की। ठीक, तो आप इससे कह सकते हो कि इसका क्या प्रभाव था? इसका सबसे बड़ा प्रभाव था कि कंपनी का नियंत्रण खत्म हो गया। ठीक, और याद रखिए, जो पहले राज्य सचिव थे वो चार्ल्स वुड थे, है ना, चार्ल्स वुड नाम याद रखिएगा। जो पहले सचिव बने थे वो चार्ल्स वुड बने थे। और इस कानून की खासियत क्या थी? इस कानून ने, आप बताइए, इस कानून ने, ये मेंस में एक बार क्वेश्चन आया है तो सुन लीजिए, है ना, मैंने अभी बार बार बता रहा हूं कि एक यूके होता है और एक भारत है अपना, है ना। आप मुझे बताओ कि जो भारत में शासन की व्यवस्था चली आ रही थी, जो भारत में शासन की व्यवस्था चली आ रही थी, क्या 1858 के कानून ने इसको बदला कि नहीं बदला? आप सोचिए 2 मिनट, है ना। और भारत और यूके के बीच में जो संबंध था, पहले संबंध किसके थ्रू था? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू था, लेकिन उसको खत्म करके अब किसके थ्रू कर दिया? अब सीधे नियंत्रण हो गया सम्राट का। ये किया ना। देखिए, मैंने ये पूछा 1858 ने वहां पर शासन व्यवस्था को बदला, तो वास्तविक रूप से 1858 ने वहां पर कोई परिवर्तन नहीं किया। अर्थात भारत के अंदर जैसे शासन व्यवस्था थी ना, वैसे ही चल रही थी। बस उसने क्या किया? उसने संबंध को बदल दिया। अब उसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी, बस अब हम सीधे संसद के द्वारा वहां पर नियंत्रण करेंगे। तो यह आप कह सकते हो कि 1858 के कानून ने भारत के आंतरिक मामलों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। कुछ बातें रानी विक्टोरिया ने जरूर बोली थी, है ना, जिसकी घोषणा प्रयागराज में ही हुई थी। जैसे कहा था कि हम अब कोई विस्तार नहीं करेंगे, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो ब्रिटिश लोग विस्तार कर रहे थे अपने क्षेत्र का, तभी तो राजा महाराजा नाराज हो गए थे। तब ठीक, साथ में कुछ लोग इसलिए भी नाराज हो गए थे कि आप हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो उस मामले में आपको समझ में आएगा। तो वहां की रानी ने संतुष्ट करने के लिए बोला, मैंने फिर आपको बताया ना कि जब गुस्सा थे तो प्यार से समझाने के लिए, कि अब भाई हम तुम्हारे धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारतीयों को जैसे रहना वैसे रहें। ठीक, हम अब कोई विस्तार भी नहीं करेंगे, अर्थात हम किसी रियासत में अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसी बातें केवल की, है ना। जब इतिहास पढ़ोगे तो और दूसरी सच्चाई भी समझोगे। मेरा काम अभी इतिहास पढ़ाना नहीं है, तो मैं भी ये बता रहा हूं कि 1858 का जो कानून था, उस कानून ने भारत के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया, केवल भारत से कैसे संबंध होंगे उस चीज को अब बदल दिया। तो इस तरह यह कानून भी अब खत्म होता है। फिर नया कानून आता है 1861। देखिए, 1858 में आया, उसके तुरंत बाद ये आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई तो तुरंत वहां की सरकार भड़बड़ा गई और उसने जल्दी जल्दी में एक कानून बनाया। उसको 1858 का भारतीय शासन अधिनियम कहा, है ना, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट। लेकिन उस कानून ने भारत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया था, है ना। तो उस काम के लिए अब 1861 में एक दूसरा कानून आता है।
मेरी बात समझिए। अब वहां के जो सम्राट थे, जो सरकार थी, तो सरकार को जब 1857 की क्रांति की जानकारी मिली तो खूब परेशान हुए। तो उन्होंने कहा पहले जल्दी से कोई बड़ा डिसीजन लो ताकि ये नियंत्रण रुके, सॉरी ये क्रांति रुके। तो हो गया। फिर उन्होंने बाद में आराम से सोचा होगा कि यार ये बताओ आखिर ये क्रांति हुई क्यों थी, हम इसको और कैसे खत्म कर सकते हैं, है ना, ताकि भविष्य में कोई ऐसी क्रांति ना हो। तो उसके लिए उन्होंने 1861 में एक कानून बनाया। अर्थात आप कह सकते हो जो 1858 का कानून था वो बहुत जल्दीबाजी में आया था। तो इसमें ना सभी प्रावधान नहीं थे, तो जो चीजें बच गई थी वो इसमें आई थी। अभी मैंने बैकग्राउंड में आपको बताया ही कि इस कानून ने भारत के आंतरिक मामले में कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे पहले शासन चल रहा था वैसे ही चल रहा था, लेकिन अब 1861 का जो नया कानून आता है ये भारत को इस तरह से अब कंट्रोल करना चाहता है कि भारत में कोई क्रांति ना हो। तो सवाल यह था कि क्रांति क्यों हुई। हम कर तो रहे थे अच्छा, इन्हें मतलब मैं अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व इस समय कर रहा हूं, तो अंग्रेज ये सोच रहे होंगे कि यार ये बताओ ये क्रांति क्यों हुई, हम लोग तो सब सही से देख रहे थे। तो कुछ लोगों ने बताया कि अंग्रेज साहब आप लोग ना जो शासन कर रहे हो उन शासन में भारतीयों की सहभागिता नहीं है, तो भारतीयों को अपनापन नहीं फील होता। अगर भारतीयों को सहभागिता मिल जाए तो भारत को अपनापन फील होने लगेगा, फिर भारत के लोग क्रांति नहीं करेंगे। कहने का यह मतलब है कि जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक, भारत में ब्रिटिश का राज है, तो यहां की जनता जो है इस जनता का कोई इसमें शामिल नहीं है। अगर इस जनता का इसमें कोई शामिल हो जाए तो इस जनता को यह लगने लगेगा कि जो सरकार हमारी है, तो फिर वो विद्रोह नहीं करेगी। अरे भाई आप साइमन कमीशन अगर पढ़ते होगे कभी, तो साइमन कमीशन का विरोध भी इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं है। आप मुझे बताओ, जैसे मान लो आपका घर है ना, आपके घर में क्या होना है क्या नहीं होना ये कोई बाहरी व्यक्ति बताएगा तो आप उसकी बात मानोगे? समझिएगा आप, ये पूरी बात आपको और अच्छे से मैं समझाता हूं। जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं मान लो, और कोई एक आदमी बाहर से आता है और आपको आदेश देता है ये करो वो करो, तो आप उसकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर इस बंदे के पास बंदूक होगी या पावर होगी तो आप इसकी बात मानोगे। पर पावर का कंट्रोल कितने समय तक रहेगा, है ना? पावर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। अगर आप बंदूक से डरवाए रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन में ये किसी न किसी गुस्सा होंगे और आप पे लड़ जाएंगे, यही सोच के कि कोई मरेगा, लेकिन अब मुक्ति चाहिए। तो अगर ये आदमी समझदार होगा तो क्या करेगा, ये पावर से कंट्रोल नहीं करेगा, ये कहेगा कि चलो ठीक है, मैं आपके घर के बुजुर्गों को भी अपने साथ जोड़ लेता हूं, है ना। अर्थात ये हो गया, जो गुंडा आया था ये कहेगा मैं बुजुर्गों को भी जोड़ लेता हूं, अब हम दोनों मिलके आपको नियंत्रित करेंगे। तो आप बताइए, ये जो चारों लोग थे, इन चारों लोगों को अब क्या लगेगा कि यार ये आदमी चलो अब सही कर रहा है ना, अब जो भी हमारे ऊपर शासन कर रहा है उसमें हम लोगों की सहभागिता भी है ना, तो इस सरकार से उसको अपनापन फील होने लगेगा। ठीक, तो जैसे ही अपनापन फील होगा तो ये लोग कभी फिर क्रांति नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ भारत की स्थिति थी। तो जो भारत में क्रांति हुई थी उसका यही कारण बताया कि ब्रिटिश साहब से कि आप लोगों के पास भारत के लोगों की सहभागिता नहीं है, इसीलिए भारत के लोग आपसे नाराज होते हैं। अगर आप भारत के लोगों को भी शामिल करने लगोगे तो उनको अपनापन फील होने लगेगा आपके साथ, और फिर आपके प्रति वो क्रांति नहीं करेंगे। ये बात जैसे सर सैयद अहमद खान थे उस समय उन्होंने बताया था। तो इसीलिए वहां की सरकार ने सोचा कि चलो अब भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था उसको बदलते हैं और उसको इस तरह बनाते हैं कि अब क्रांति ना हो। तो चलिए हम अब पढ़ेंगे, क्या मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, अब हम पढ़ेंगे 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया। नाम याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक, जो भारतीय परिषद अधिनियम आया अब उसको समझते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो वायसराय है, आपको पता ही है कि वायसराय के साथ कौन थे, 2 लोग थे,
है ना, मैंने पहले समझा रखा है, जिसमें क्या 3+1 थे, ये क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और मैंने क्या बताया था, 6 लोगों को आपको क्या बताया था कि ये विधायी पार्षद है, ये याद है ना, अभी ऐसा मॉडल था। ये कब का था, 1853 का। हाँ, अब इस मॉडल में क्या चेंज किया, इस मॉडल में ये चेंज किया कि वायसराय, अर्थात वायसराय अब कुछ भारतीयों को भी अपने साथ जोड़ सकता है ना, इस मामले में यहां पर जोड़ सकता है ना। तो वायसराय अब कुछ भारतीयों को भी मनोनीत कर सकता है। बात समझ में आई। अब सवाल यह है कि किसको मनोनीत किया, तो 3 लोगों को मनोनीत किया था, है ना। पटियाला के राजा थे एक, ठीक, एक दिनकर राव थे, और एक बनारस के राजा थे, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, मूल्य मिल शायद उन्हीं को जोड़ लिया होगा, है ना। कोई क्रांतिकारी को तो नहीं जोड़ेंगे कि वो आके हमारी सरकार में बवाल करने लगे, है ना। तो किस लिए जोड़ा, केवल भारतीयों को ये दिखाने के लिए जोड़ा कि देखो हम तुम्हारे ही लोगों को लेकर शासन व्यवस्था कर रहे हैं, है ना, हम क्या कोई नए नहीं है, हम सब एक हैं, ऐसा कुछ फील कराने को किया होगा ना। हाँ, जैसे मान लो कि कोई बवाल क्रांति होगी तो यही बोल देंगे कि ये कानून तो आप ही के लोगों ने बनाया, यही 3 लोग थे, और आप अपने भारतीयों के खिलाफ क्यों गुस्सा हो रहे हो, यही सब कुछ रहा होगा। तो 3 लोगों को जोड़ा। तो 1861 के हम चार्टर एक्ट कर रहा हूं, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहली बार 3 भारतीयों को जोड़ने की बात हुई, अर्थात अब भारतीयों की सहभागिता। और लेकिन याद रखिएगा कोई पावर नहीं थी इनको, है ना। पावर तो पहले भी नहीं थी, जो 6 लोगों को जोड़ा जाता था, जो 6 लोग जोड़े जाते थे उनको नहीं थी। अब 3 लोगों को जो जोड़ा जा रहा है उनको भी नहीं है, केवल नाम मात्र के लिए काम हो रहा अभी। साथ में इसमें एक प्रावधान ये भी कहा कि जो भारत में 1857 की क्रांति हुई है ना, उसका एक मेन कारण ये है कि जो सारी पावर आपने गवर्नर जनरल को दे दी है एक मात्र को, और इनकी पावर छीन ली है, और इनकी पावर जो छीन के सब पावर इसको दे दी है, इस कारण भी क्रांति हुई। क्यों, क्योंकि जब यहां के लोगों के पास पावर नहीं है तो ये अपने क्षेत्र के लिए नियम नहीं बना पा रहे, है ना। अब ये आदमी सब जगह के बारे में थोड़ी जानता है अच्छे से, ये आदमी सबके बारे में नहीं जानता, ये तो अपनी एक जगह बैठा होगा जो भी राजधानी होगी वहीं से देख रहा होगा। अगर नियम बनाने की शक्ति इसको भी दे दे थोड़ी बहुत, इसको भी दे दे थोड़ी बहुत, इसको भी दे दे, मुख्यतः तो इसके पास ही रखे, तो जब नियम बनाने की शक्ति थोड़ी थोड़ी इनको मिल जाएगी तो ये अपने क्षेत्र के माहौल के अनुसार नियम बना लेंगे। जैसे मैं एक ऐसे काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लो कि मद्रास में कोई समस्या है, मान लो समस्या का नाम है एक्स, है ना। अब मान लो कि मुंबई में जो समस्या, बंबई में उसका नाम है वाई है। अब इसको किसी के लिए नियम बनाना है तो ये एक सामान्य सा नियम बना देगा कोई, पर वो नियम जब समस्या दोनों अलग अलग है तो दोनों में काम करेगी क्या, नहीं करेगा, है ना। अच्छा ये होता कि अपनी समस्या से ये नियम अलग तरीके से लड़ाई करे और ये अपनी समस्या से अलग तरीके से लड़ाई करे, है ना। तो ये कब संभव है, जब इनको पावर मिलेगी, है ना। तो इस कानून में 1861 के कानून में अब इनको है ना, या ये कहिए जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी, अर्थात जो प्रांत के गवर्नर थे उनको भी पावर मिली। याद रखिएगा कि 1833 में पावर पूरी तरह से इनकी ले ली गई थी, है ना। अब वो पावर इनको दी गई, तो आप ये भी कह सकते हो कि अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। जो सेंट्रलाइजेशन 1773 में शुरू हुआ था और 1833 में चरम पे पहुंच गया था। मैंने आपको समझाया था कि पहले सबके पास बराबर पावर होती थी, फिर इनकी पावर इसको मिलना चालू हुई, और 1833 में क्या हुआ, सारी पावर मिल गई थी और ये दोनों बिना पावर के हो गए थे, अर्थात सारी पावर एक केंद्र में आ गई। और उसी का परिणाम भी कहते हैं कि क्रांति हुई, क्योंकि जब इनके पास शक्तियां नहीं है तो ये अपने क्षेत्र के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। इसको और अच्छे से अगर समझना हो तो मेरी एक वीडियो संघवाद की पड़ी है। संघवाद में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण जरूरी है। इस बात को और आगे भी समझाऊंगा जब पंचायत पढ़ाऊंगा,
उससे आपको और समझ में आएगा। तो इस तरह ये चीज आप समझिए। इससे 1861 में मैं क्या कर रहा हूं, 1861 का जो कानून है वो क्या कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि अब दोबारा कभी क्रांति ना हो। उसी लिए जो पुरानी कमियां थी उन कमियों को खत्म कर रहा है। तो पहली कमी शासन में सहभागिता दी गई भारत की, दूसरी कमी शक्तियों का जो केंद्रीकरण कर दिया गया था उसे खत्म किया गया। साथ में जो वायसराय था, वायसराय को पावर दी गई कि अब वो कुछ नियम बना सकता है कि भारत में कैसे बेहतर तरीके से काम किया जा सके। तो इसी नियम को प्रयोग करते हुए इसने क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया। अर्थात ये जो 4 लोग थे ना, अब इनको क्या कर दिया, एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। एक में तुम बैठोगे, एक में तुम, ताकि काम का बंटवारा कर दिया। जैसे अगर मेरे पास 5 लोग हैं, अगर मैं 5 लोगों को अलग अलग काम दूंगा तो 5 लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर मान लो मैंने 5 को अलग अलग विभाग दे दिया, जैसे फिर मैं पढ़ा रहा हूं तो एक को मैंने कहा कि कंटेंट तैयार करो, दूसरे को मैंने कहा कि कंटेंट को वेरीफाई, एक बार पढ़ो अच्छे से कहीं गलती तो नहीं, तीसरे को कहा कि प्रेजेंटेशन तैयार करो, चौथे को मैंने कहा नोट्स तैयार करो। तो चारों अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, है ना। तो इसी को कहते हैं विभागीय मॉडल। जैसे वर्तमान में देखो, गृह विभाग, है ना, स्वास्थ्य विभाग, पहले ऐसा नहीं होता था। पहला सारा काम मान लो गवर्नर जनरल कर रहा है, उसको केवल सलाह दी जा रही थी बस। लेकिन अब विभागीय मॉडल बना दिया गया और यहीं से जो हमारा आज कैबिनेट का स्वरूप है वो यहीं से डिसाइड होता है। मेरी बात समझ में आ रही? अगर आपको कोई भी सवाल पढ़ाई से संबंधित नहीं आ रहा हो, है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर उससे संबंधित कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे ऑफिस के नंबर पे फोन करके भी टॉपिक बता दीजिए कि सर ये नहीं आ रहा। जब भी मैं आऊंगा ऑफिस में आपको कॉल करके उसको बता दूंगा। लेकिन केवल पढ़ाई की बात होनी चाहिए और स्पेसिफिक टॉपिक की बात। आप लोग फोन करते हो और फोन करके पूछते हो सर कौन सी किताब पढ़ ले, सर हम तैयारी कैसे करें। तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे दूसरे भी काम है। मैंने सबकी वीडियो बना रखी है, तो आप लोग वीडियो नहीं देखते, आप लोग कॉल करके बस परेशान करते हो। लेकिन अगर पढ़ाई से संबंधित है तो आप बिल्कुल संकोच मत करना। जिस तरह से आप अपने बड़े भाई से बात कह सकते हैं, जिस प्रकार अपने घर वालों से बात कह सकते हैं, आप वैसे मुझसे कहिए, है ना। मुझे अच्छा और बुरा कुछ नहीं लगेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अच्छा फील होगा। वरना मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें अपनी बात लिखिए, पर बात पढ़ाई से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसी को फिर से। अभी ये आधा हुआ है ना, कुछ चीजें मैंने इसकी छोड़ रखी है, 1-2 पॉइंट उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग नए जो घटनाएं थी या जो नए कानून थे उनको समझेंगे। जैसे 1892 में एक कानून आया था, 1909 में जो कानून आया था और 1919 में जो कानून आया था। हम इन 3 कानून को बहुत अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।